Hello everyone, I am Manu Kumar Nayak, lecturer in Mechanical Engineering from Government Polytechnic हैरागढ़। आज के इस वीडियो में हम AICTE की सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानेंगे। सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है, ये किन के लिए होता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत होगी, मतलब कौन कौन से दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड करने हैं, कहाँ से अप्लाई करना है और कितनी अमाउंट का स्कॉलरशिप मिलेगा, लास्ट डेट क्या है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम क्या होता है? पहले तो ये AICTE द्वारा सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम दिया जाता है टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले उन दिव्यांग बच्चों के लिए है। उन दिव्यांग बच्चों को प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए ये प्रदान किया जाता है, उनकी सहायता के लिए प्रदान किया जाता है ताकि वो आगे पढ़ सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। इस उद्देश्य से यहाँ पर सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम लाया गया है। तो किन के लिए होता है, मतलब जैसे कि बता दिया हूँ कि ये दिव्यांग जनों के लिए है। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे। जैसे कि हमारा पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो हमारा जो सबसे पहला है ये हमारा डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स, दिव्यांग है ना, हैविंग इक्वल और मोर देन 40% डिसेबिलिटी। दिव्यांग होने चाहिए और उनकी जो डिसेबिलिटी है किसी भी टाइप की हो वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इनका सर्टिफिकेट कंसर्न्ड अथॉरिटी द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है उनके पास तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, पहला शर्त पार कर लेंगे। अभी और भी शर्तें हैं जिनको पार करने पर ही वो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो दूसरा है हमारा, पहले तो वो डिफरेंटली एबल्ड हो गए या दिव्यांग हो गए विथ 40% और मोर देन 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी। ठीक है, एक बार जब विद्यार्थी को वंस स्टूडेंट गेट द स्कॉलरशिप विल कंटिन्यू टू गेट द स्कॉलरशिप इफ प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर। एक बार जैसे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाता है फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री में, तो उसको नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यूसली मिलते रहेगा अगर वो नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होता है। तो इसका रिन्यूअल का हम एक बार और देख लेंगे। दूसरा जो हमारा शर्त है, कंडीशन है, स्टूडेंट्स एडमिटेड इन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आर ओनली एलिजिबल। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं या फिर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लिए हैं, सिर्फ वही बच्चे, वही दिव्यांग बच्चे क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। थर्ड कंडीशन है हमारा टेक्निकल फॉर टेक्निकल डिग्री एंड टेक्निकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स स्टडिंग इन AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन एंड AICTE अप्रूव्ड कोर्सेस। तो एक तो टेक्निकल डिग्री और टेक्निकल डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है जो कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन और AICTE अप्रूव्ड कोर्सेस में पढ़ते हैं। यदि किसी कॉलेज में वो टेक्निकल हो, टेक्निकल डिग्री या टेक्निकल डिप्लोमा हो, पर उनका जो ब्रांचेस हैं जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी ब्रांच जो चलाते हैं, अगर वो AICTE से अप्रूव नहीं है तो वो बच्चे, वहाँ के बच्चे इस सक्षम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये AICTE के सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए होता है। तो उसके लिए आपके इंस्टीट्यूशन को, उसके कोर्सेज को AICTE से अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। तो आप ये कॉलेज से पता कर लें कि अप्रूव्ड है या नहीं है, तभी आप क्या होंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थर्ड कंडीशन है। चौथा जो कंडीशन है वो है फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट बी मोर देन 8 lakhs पर एनम ड्यूरिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर। जो उसकी फैमिली की फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इनकम है वो 8 लाख पर एनम से हर साल सालाना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि 8 लाख से ज़्यादा है, इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से ज़्यादा का बना है तो एलिजिबल नहीं होंगे। पांचवा है आपका जो कंडीशन है, स्टूडेंट्स इज एलिजिबल फॉर ओनली वन स्कॉलरशिप। ठीक है, छात्र केवल एक ही टाइप के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, छात्रवृत्ति आय का साधन नहीं हो सकता। ठीक है, ये छात्रवृत्ति आपकी पढ़ाई के
फीस के लिए, पढ़ाई के खर्चों के लिए दिया जाता है, ठीक है। इससे आय जनरेट नहीं किया सकता, इनकम जनरेट नहीं किया सकता, इसलिए अगर एक मिल रहा है स्कॉलरशिप तो दूसरा स्कॉलरशिप नहीं मिल सकता। यदि आपको राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से कोई अन्य लाभ, छात्रवृत्ति का लाभ हो रहा है या फीस माफ़ी हुआ है ना, किसी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो किसी भी सरकार से हो, तो ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट या फीस माफ़ी या छात्रवृत्ति अगर मिलने की कंडीशन में आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए, छठवां जो कंडीशन है, मैक्सिमम 2 years गैप पीरियड फ्रॉम द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसके बाद जो एडमिशन ले रहे हैं उनके बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि आप 10th के बाद डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में आते हैं, तो मान लीजिए वो 2022 में एडमिशन ले रहे हैं, तो पास आउट किस में हो सकते हैं, 2021 में हो सकते हैं, 2022 में हो सकते हैं, 2020 में हो सकते हैं। तो इन तीनों साल का चलेगा, इनके बीच में 2 साल का गैप है, ठीक है। यदि 2019 में 10वीं पास किया हुआ बच्चा आता है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको 2 साल के गैप के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे शर्तें अगर लागू होते हैं, पार करते हैं, तो ही वो क्या होगा, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एप्लीकेबल होगा। ध्यान दीजिए, एक चीज़ होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना, दूसरा चीज़ होता है इसको सही तरीके से भरना, सही तरीके से भरना, कंप्लीट भरना, ठीक है। अगर आपका एलिजिबिलिटी पार करते हो, आप सही तरीके से भरते हो, डबल नहीं आवेदन करते हो, आपके सारे जो मोबाइल नंबर बैंक से लिंक है, आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक है, आधार नंबर बैंक से लिंक है, इस तरह से लिंक्स हैं, डबल रजिस्ट्रेशन किसी मोबाइल नंबर से, आधार से, किसी से नहीं करते हैं, तो ही आपका कंप्लीट सही तरीके से भरते हैं, डबल आवेदन नहीं करते हैं, तो ही आपका क्या हो जाएगा, होगा पाएगा, आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिल पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे, सही तरीके से भरेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। इसमें जितने भी बच्चे एलिजिबिलिटी पार करते हैं उन सारे बच्चों को क्या मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी पार करते हैं तो आपको मिलना है, इसमें और कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। रिन्यूअल के लिए जो विद्यार्थी नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे, सिर्फ वो ही क्या होंगे, विद्यार्थी स्कॉलरशिप के लिए, रिन्यूअल के लिए एलिजिबल होंगे। आपको नया साल में नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि रिन्यूअल के लिए फिर से आपको 50,000 मिले अगले साल। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप बैकलॉग के साथ प्रमोट होते हैं, यदि आप बैकलॉग के साथ प्रमोट होते हैं तो प्रमोट तो हुए, हालांकि बैकलॉग था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैकलॉग के साथ भी प्रमोट हो रहे हो तो उसको प्रमोट होना ही माना जाएगा और आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। डिटेन होता है तो उसी में रहते हैं, तो डिटेन के केस में आपको नहीं मिलेगा, बैकलॉग के साथ प्रमोट होने पर आपको मिलेगा। ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। तो आपको करना क्या रहेगा, ओनली प्रमोशन सर्टिफिकेट इज़ टू बी सबमिटेड ऑनलाइन विथ प्रॉपर सील एंड साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है आपका कि अपेंडिक्स 3 में आपका प्रिंसिपल का सील एंड साइन के साथ प्रमोशन सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करना है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा कि वो ये बता रहे हैं कि बच्चे हमारा प्रमोट हो चुका है नेक्स्ट ईयर में, ये सर्टिफाई करके दे रहे हैं, तो उसको आप अपलोड कर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप एलिजिबिलिटी पार कर लिए और आप क्या हो गए, नेक्स्ट ईयर में भी 50,000 लेने के लिए हकदार हो गए। चलिए आते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड ऑनलाइन। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डेजिग्नेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स ऑब्लिक सिविक सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और कितना होना चाहिए, 40% या मोर देन 40% का आपके पास यदि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और वो भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से है या सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट, नायब तहसीलदार से शुरू होता है, उसके ऊपर में जितने भी हैं सारे तहसीलदार का चल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, ये क्राइटेरिया भी है, 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद है यदि आप डिग्री कोर्स में मान लीजिए बी करने के लिए आए हैं, यदि आप बी के लिए एनरोल हुए हैं, बी के लिए एडमिशन लिए हैं, तो ये हो जाएगा डिग्री लेवल हो जाएगा।
इसका मतलब ये कि आप 10th तो पास कर ही चुके हैं, तो 10th का मार्कशीट जो है अपलोड करना है। इसके साथ साथ आप क्या होंगे, या तो 12वीं होंगे या फिर डिप्लोमा होंगे, या फिर डिप्लोमा से जा रहे हैं या फिर 12वीं से जा रहे हैं, तो इन दोनों में से एक को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। या तो 10th प्लस 12th या 10th प्लस डिप्लोमा डिग्री के लिए। अगर आप डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिए हैं तो आपके पास क्या हो सकता है, या 10वीं के बेसिस पे आओगे, या 12वीं के बेसिस पे आओगे, या फिर ITI के बेसिस पे आओगे। तो जिस भी बेसिस से आए हैं इन तीनों में से एक आपको क्या करना है, अपलोड करना है, जो भी एप्लीकेबल होता है। जो चौथा आपका डॉक्यूमेंट है वो कास्ट सर्टिफिकेट है। इन केस ऑफ ST SC OBC नॉन क्रिमिलियर उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इस कैटेगरी का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इफ़ एप्लीकेबल, जनरल के लिए या फिर OBC क्रिमिलियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। AICTE बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया हुआ है, मैं ऑनलाइन आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसमें आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो होता है जिसमें आपका इंस्टीट्यूट ये बताता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है। इसके बाद ये है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। 7वां है प्रमोशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिन्यूअल। ये रिन्यूअल के लिए हो गया, ये फ्रेश के लिए नहीं लगेगा। रिन्यूअल के केस में आपको क्या लगेगा, अपेंडिक्स 3 में मैं जैसे पहले बताया वैसा आपको क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इन्फॉर्मेशंस, है ना, जो आपको जानना चाहिए। देखिए हमारा जो ये है क्या बोलते हैं, सक्षम स्कॉलरशिप हो, चाहे प्रगति स्कॉलरशिप हो, चाहे आपका सोनात स्कॉलरशिप हो, सारे के सारे क्या है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, मतलब 10वीं के बाद वाले हैं स्कॉलरशिप। इसीलिए क्या है, आपका स्टूडेंट के पास क्या होना चाहिए, एक मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, एक आधार नंबर खुद का होना चाहिए, और एक बैंक अकाउंट नंबर उसके खुद के नाम पर होना चाहिए। और इस तरह से तीनों उसके पास होना चाहिए। मोबाइल नंबर को बैंक से लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर को आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, आधार नंबर को बैंक से लिंक होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से तीनों को आपस में लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इन तीनों को आपके नाम पर होना और इन तीनों को लिंक होना एक दूसरे से। चौथा है आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है 10th के मार्कशीट के हिसाब से डालेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि आपका नाम आधार कार्ड में भी वैसा ही हो, क्योंकि यदि आप अगर बाद में आधार कार्ड में नाम चेंज करते हैं तो बाद में ऑन लेटर स्टेज आपको क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अगर नाम चेंज करते हैं या फिर मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो मोबाइल नंबर चेंज ना हो, बैंक अकाउंट नंबर चेंज ना हो, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हालांकि क्या बोला है इसमें, बैंक अकाउंट नंबर हालांकि आप एक बार चेंज कर सकते हैं विथ ड्यू प्रोसेस, लेकिन वो जाने की उसकी नौबत ना आए ज़्यादा अच्छा है। एक बार आप बैंक अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रक्रिया है जिसके बारे में आप, जिसकी भी नौबत ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा आवेदन कर देते हैं तो आपका दोनों का दोनों रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक रिजेक्ट होगा, दोनों का दोनों रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे कि एक ही करें, और एक मोबाइल नंबर से एक ही कर सकते हैं, एक आधार नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एक बैंक अकाउंट नंबर से एक ही बार आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर इनमें से एक मोबाइल नंबर से 2 बार या मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर आपके आधार नंबर से मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन होता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट नंबर से मल्टीपल टाइम्स रजिस्ट्रेशन होता है, तो सारे के सारे आपका कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे भाई। 9वां है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, TFW स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया स्कॉलरशिप का मतलब अर्निंग करना नहीं होता है, स्कॉलरशिप का मतलब ये है कि सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा ताकि बच्चा आगे पढ़ सके। तो उसके जो फीस होते हैं उसको, उसके खर्चे के लिए वो पैसा दिया जाता है। TFW के केस में ये है कि ट्यूशन फी व्यूअर, इसमें क्या है कि बच्चे को ट्यूशन फीस नहीं लगता, जो कि कॉलेज के फीस का मेजर पोर्शन होता है। इसीलिए क्या होता है, इस स्टूडेंट को TFW स्टूडेंट्स इस सक्षम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। TFW में अगर आपका नाम आया कॉलेज में तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, यू आर नॉट एलिजिबल। बट मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। अगर आपका एडमिशन मैनेजमेंट कोटा में हुआ तो भी आप एलिजिबल हैं। TFW नॉट एलिजिबल, मैनेजमेंट कोटा एलिजिबल। चलिए देखते हैं। वैसे तो एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप लेने का हक नहीं है, आपको एक ही ले सकते हैं, पर गलती से यदि मान लीजिए कि एक स्टेट गवर्नमेंट का कोटा का और एक सेंट्रल गवर्नमेंट ICT का आपको क्या मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गया, तो तुरंत आप क्या करेंगे, अपनी संस्था में इसकी सूचना देंगे और संस्था जो है उसको NSP में सूचना देगा।
आपको एक स्कॉलरशिप को जो भी कम है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोनों AICTE से हो गया गलती से तो आपको सूचना देंगे, वो एक को ब्लॉक कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। चलिए ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, है ना। अब चलिए देखते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे यहाँ पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑनलाइन जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल गूगल पर टाइप करेंगे। ये टाइप करोगे तो ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले वाला ही नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होम पेज में जाएंगे, इसको क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, आप ये पेज में आ जाएंगे, है ना। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ कर सकते हैं, फ्रेश एप्लीकेशन के लिए है, रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए ये है। ठीक है, इसके लिए डिटेल वीडियो है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए, एक बार ज़रूर देख लेना। सही तरीके से आपको आवेदन करना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं यहाँ पर, देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर AICTE है, सेंट्रल स्कीम नहीं जाएंगे, AICTE स्कीम जाएंगे। AICTE स्कीम में भी यहाँ पर देखिए नीचे जाएंगे, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ पर जाएंगे। ये प्रगति स्कॉलरशिप के लिए, ये देखिए सक्षम स्कॉलरशिप के लिए है ना, स्पेशल डिसेबल स्टूडेंट के लिए, डिग्री लेवल के लिए, डिप्लोमा लेवल के लिए। तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिए, देखिए ये गाइडलाइंस है, इसको पढ़ लेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ लेंगे। गाइडलाइंस में जैसे क्लिक करता हूँ मैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये गाइडलाइंस निकलता है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। इसको पूरा देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें यहीं से लिया हूँ मैं, है ना। तो ये मैं गाइडलाइंस हो गया। ये है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको शायद फॉर्मेट भी मिलेगा जो मैंने बताया था आपको, फॉर्मेट, है ना। देखते हैं ये फॉर्मेट, देखिए आपका, है ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, AICTE बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट है, इसमें आप सील साइन लगवा के प्रिंसिपल से ले सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मेट है वो फैमिली इनकम सर्टिफिकेट के लिए, वैसे तो आप जो तहसीलदार से बनवाते हैं, नायब तहसीलदार से बनवाते हैं, वो भी चल जाएगा। तीसरा है प्रमोशन सर्टिफिकेट, ये रिन्यूअल के केस में एप्लीकेबल है, काम आएगा, है ना। तो ये फॉर्मेट्स यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, इनको डाउनलोड करके रखिए अच्छे से और पढ़िए, है ना। तो ये डिग्री लेवल के लिए अलग से दिया, डिप्लोमा के लिए अलग से दिया। यहाँ पर देख सकते हैं क्लोजिंग डेट, है ना, 31/10/2022, 31/10/2022 तक क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। तो उसके पहले पहले आप क्या कर लेंगे, आवेदन कर लेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो तो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, बाय बाय।